नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और आइए एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा दुनिया के ताज़ा तरीन हालात का। इसमें शामिल करेंगे यूक्रेन और रूस की जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, वो जिसे रशिया कहता है कि वो ऑपरेशन कर रहा है। और दूसरी तरफ हम थोड़ी नज़र डालेंगे चीन और ताइवान की सूरत हाल पे, जहाँ पर आज कनाडा और अमेरिका के जंगी जहाज़ों ने ताइवान के जल डमरू को पार किया है, जिससे चीन अपनी सेनाओं को अलर्ट पर ले गया है। चीन और ताइवान पर बाद में आते हैं, पहले रूस की बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो आंशिक तौर पर संगठित करने के लिए, सेनाओं का रिकैलकुलेशन करने के लिए और डोनबास यानी आप LPR DPR जो दो देश वो बनाने की बात कर रहा था, बल्कि अब देश के बजाय ऐलान किया गया है कि 23 सितंबर से 27 सितंबर के बीच जनमत संग्रह करवाया जाएगा, यानी रेफरेंडम करवाया जाएगा। उस रेफरेंडम में लोग अपनी राय पेश करेंगे, वोट डालेंगे कि वो रूस के साथ शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। मौजूदा एक आंशिक तौर पर वहाँ प्रशासन खड़ा किया गया है रूस की तरफ से। वो प्रशासन जो जिसे LPR DPR का प्रशासन कहते हैं, वो प्रशासन इस प्रक्रिया को पूरी करवाएगा। और अगर यहाँ लोगों का मत ज़्यादातर रूस के साथ शामिल होने का होगा तो रूस के साथ इन दोनों राज्यों को अलग मिला लिया जाएगा और ये फिर 27 तारीख के बाद रूस का हिस्सा कहलाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 में भी जो है क्रीमिया पर इसी तरह यूक्रेन पर हमला किया गया। फिर धीरे धीरे क्रीमिया पर अपनी फ़ौजों को डाइवर्ट करके रशिया ने कब्ज़ा कर लिया और फिर वहाँ रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम में ये हुआ कि क्रीमिया रशिया के साथ रहना चाहता है और उसको रूस का हिस्सा बना दिया गया। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब 23 सितंबर से 27 सितंबर के बीच रेफरेंडम होगा और रेफरेंडम में जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, रशिया इस जनमत को जीत लेगा और उसके बाद LPR DPR एक राज्य की तरह होंगे रशिया के। यानी यहाँ ये रशिया के सामने साथ हो गए तो अब रशिया यानी कि LPR DPR में यूक्रेन या किसी भी इत्तेहादी, जिसे नाटो के देश हैं और जो वहाँ उनके सहयोगी हैं, अगर ये लोग वहाँ कोई हमला उसके बाद करते हैं तो उसको रूस पे हमला माना जाएगा। याद रहे कि अभी तक नाटो के तमाम मेंबर, ब्रिटेन या अमेरिका या जर्मनी, ये तमाम देश भी हथियार बड़ी तादाद में यूक्रेन को दे रहे हैं, मगर वो हमले यूक्रेन के अंदर हो रहे हैं। ये हमले यूक्रेन से रशिया पर नहीं हो रहे हैं। अब बात आती है कि जिसको रशिया ऑपरेशन कह रहा है, इस ऑपरेशन में जिस तरीके से पूरे यूक्रेन में एक बार अपनी सेनाओं को उतारा, कीव को घेर लिया, उसके बाद खार्किव पर कब्ज़ा किया, उसके बाद खार्किव पर कब्ज़ा करने के बाद अपनी सेनाओं को मूव कर दिया, खार्किव से वापस निकालने, यानी कीव से भी पहले हटाया गया, अब खार्किव से हटाकर LPR DPR की तरफ सेनाओं को मूव किया। यहाँ जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, उनकी तरफ से आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। जो उन्होंने डाटा पेश किया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि तमाम दूसरे मीडिया में आप जिस तरह की खबरें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो एक तरफा है, या तो वो यूक्रेन से आती है या फिर रॉयटर्स, माफ़ कीजिएगा मैं किसी एजेंसी का नाम क्या लूँ, मगर वो इसी के सब्सक्राइबर हैं। तो कुल मिलाकर जो है, जो पश्चिम की, ब्रिटेन या अमेरिका की एजेंसी हैं, उनकी तरफ से खबरें आती हैं और टीवी पर चला दी जाती हैं। अब वो सच हैं या नहीं है, उसकी सत्यता के लिए रशिया की तरफ से कोई वर्जन शामिल नहीं होता है, बल्कि उनके अपने मीडिया पर जो कुछ छपा होता है उसका रेफरेंस लेकर उसको एक प्रोपोगंडावार की तरह एक दो जगह पर जहाँ छपा होता है, प्रोपोगंडावार बताकर उसको हल्के में ले लिया जाता है। मैं इसको हल्के में नहीं लेता हूं, क्योंकि रशिया ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि जिस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया तो 2 लाख सैनिक यूक्रेन के युद्ध में शामिल थे और युद्ध में शामिल आज की तारीख में
यूक्रेन के पास उसमें से आधे बचे हैं, यानी 1 लाख सैनिक गंवा दिए हैं यूक्रेन ने अपने, ये दावा किया है रशिया ने। और इसके साथ साथ तकरीबन 2000 विदेशी सैनिकों को भी न्यूट्रलाइज किया है। मतलब सैनिक किसी भी देश के हों, मैं उनके साथ या उनके लिए मतलब उनको हताहत कर दिया है या उनको कत्ल कर दिया है या उनको मार दिया है, इन शब्दों के बजाय मैं न्यूट्रलाइज का जो है शब्द इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि सैनिक अपनी जिम्मेदारी निभाता है, आदेश का पालन करता है। हम सैनिक को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे वो अमेरिकन हो या इजरायली हो या फिर रशियन हो। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा संभल के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। तो सीधी बात यह है कि रशियन मिनिस्ट्री का दावा आज ये है कि 1 लाख सैनिकों को खो दिया है यूक्रेन ने, और 2000 सैनिक विदेशी भी इन्होंने इस दौरान न्यूट्रलाइज किए हैं। यहाँ ये दावा किया गया है जो डिफेंस मिनिस्टर है रशिया के, उनकी तरफ से, कि हमारी जो इस वक्त ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन हम जो यूक्रेन में कर रहे हैं, अलबत्ता हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं मगर नाटो, पूरी तरह से पूरे नाटो के साथ ये युद्ध हो रहा है यूक्रेन के अंदर, और ये ऑपरेशन पूरे नाटो के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नाटो एक मुश्त होकर अपने हथियार भी दे रहा है। तकरीबन 200 से ज़्यादा सैटेलाइट इन्फॉर्मेशंस और ये तकनोलॉजियाँ जो हैं वो दी जा रही है रशिया को, माफ़ कीजिएगा यूक्रेन को गाइड किया जा रहा है कि वो किस तरीके से युद्ध को लड़े। इससे बड़ी बात यह है कि 200 के करीब ब्रिटिश, जर्मन या अमेरिकन, उनका खुलासा नहीं किया गया है, मगर नाटो के विशेषज्ञ एक्सपर्ट, जो वॉर एक्सपर्ट हैं, फौजी या उसके जो महारत रखने वाले लोग हैं, उनको कीव में तैनात किया गया है पश्चिमी जगत द्वारा, और उनकी सरबराही में यूक्रेन जो रशियन ऑपरेशन है उसका जवाब दे रहा है, जिसमें 1 लाख फौजी रशिया के मुताबिक यूक्रेन गंवा चुका है, और विदेशी लड़ाके भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। ये जो रशिया की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया गया है वो है। अब हम थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं। हालांकि दूसरा पक्ष की तो आप सुनते रहते हैं कि कितने लाख हेलीकॉप्टर मार दिए, कितने जहाज़ मार दिए, कितने नहीं मार दिए, ये तो आप सुनते ही रहते हैं। मैं तो दूसरा पक्ष आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, LPR DPR के इस गेम को भी समझते हैं, और पुतिन ने जिस अज़्म को आज पेश करने की कोशिश की है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आज व्लादिमीर पुतिन ने अपने रिकॉर्डेड एक ब्रीफिंग में ये दावा किया है कि पश्चिमी जगत पूरी तरह से रशिया को थ्रेट कर रहा है परमाणु, यानी ज़पोरिज़िया में जो परमाणु प्लांट है उस पर विदेशी यानी नाटो ही समझ लिए पश्चिमी जगत की मदद से यूक्रेन उसको तबाह करने की, वहाँ पर परमाणु ब्लास्ट करने की, और ये तमाम जो गतिविधियाँ हैं कि वहाँ पर बहुत सारी रेडिएशन फैलेगा, बहुत सारे लोग मरेंगे, दुनिया रशिया के ख़िलाफ़ हो जाएगी। इस थ्रेट को करके पश्चिमी अपनी सीमाएं लांघ चुका है, पश्चिमी जगत अपनी सीमाएं लांघ चुका है, और पुतिन का मौक़िफ़ ये है कि अगर ये हवाओं का रुख मैं पश्चिम की तरफ कर दूं, जो कि कर सकता हूं, तो झेलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताता हूं, आज परमाणु थ्रेट कर रहे हैं रशिया को पश्चिमी जगत, ये कहना है पुतिन का, मगर मैं 2012-2013 यानी क्रीमिया में जब वहाँ रेफरेंडम कराया गया या कब्ज़े में लिया गया, रूस ने हमला किया, उससे पहले मेरे बहुत सारे आर्टिकल थे। मेरे पास दर्शक 1 या 2 हुआ करते थे, जिससे मैं फेसबुक पर भी मेरे अपडेट शायद आज तक वो पढ़े होंगे। तो कोई मेरे ख्याल से समझता ही नहीं था वो सब, उनको पता नहीं ये आदमी आ जाता है क्या क्या बकवास करके चला जाता है, किसी की समझ में शायद तब नहीं आता था। आज चूँकि सोशल मीडिया है और दूसरे पक्ष भी लोग पढ़ने के लिए लोगों को मिलते हैं, समझने के लिए मिलते हैं, आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, तो बहुत कुछ समझ में आ सकता है।
तो उस वक़्त भी पोलैंड की सीमाओं पर अमेरिका और नाटो के द्वारा 200 से ज़्यादा परमाणु वेपन को डिप्लॉय किया गया था, मिसाइलों को डिप्लॉय किया गया था। रूस को थ्रेट कर रहे थे परमाणु धमकियां देके, यानी यूएसएसआर टूटने के बाद रशिया को भी दीवार से लगाने की तमाम तर कोशिशें लगातार चलती रही। स्प्रिंग को उस हद तक दबाया कि 2014 में फिर वो जो मैं अपने संभावनाएं उस वक्त पे मैंने व्यक्त की थी कि संभावनाएं ये हैं कि रशिया इसका रिटेलिएट देगा और ये पश्चिमी जगत कुछ नहीं कर पाएगा। दिया गया, क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया गया। आज डोनबास में एलपीआर डीपीआर को अपने देश में यानी रशिया में पुतिन मिलाने जा रहा है। रेफरेंडम होने वाला है। ये पश्चिमी जगत जिसको दुनिया, मतलब अब दुनिया नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मीडिया का ख़ास तौर से, क्योंकि मीडिया और दुनिया के इस्टेब्लिशमेंट, स्पाई एजेंसियाँ और ये तमाम चीज़ें जो दुनिया को चलाती हैं वो चंद लोग होते हैं। वो दुनिया को चलाने वाले, और आम जनता जो है वो सिर्फ तमाशाई होती है। उनके रिएक्शन देने से बहुत कुछ बदल नहीं जाता, मगर अपने अपने देश में उनके खिलाफ सत्ता में बगावतें ना हों, उनकी जनता जो है वो शांति बनाए रखे, उनके साथ खड़ी रहे, उनके बहकाए बहलाए में आती रहे। इसलिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मीडिया की जो बातें की जाती हैं या प्रोपेगेंडा किया जाता है उसमें फौजें जो लड़ रही होती हैं, अगर सूचनाएं उन तक पहुंचे, जबकि उन तक बहुत कम सूचनाएं पहुंचती हैं युद्ध के दौरान, तो उनके मनोबल पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। मगर इससे सिर्फ जनता में ही रद्द अमल बदलता है, जंग की हकीकत ज़्यादा नहीं बदलती है, जो कि बदली भी नहीं है। आपने पिछले 7 महीनों में लगातार लोगों की मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे कहना कि लोगों की बकवास सुनी होगी, मगर फिर भी वैसा कहना पड़ता है। तो ये जो आप 24 घंटे में परमाणु बम हो जाएगा, अभी भी आप सुन रहे होंगे कि रशिया तो जंग हार रहा है, ये अजीब सा विश्लेषण लोगों की एक जो मानसिकता है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। इससे जंग के नतीजे बदलने वाले नहीं हैं। जंग के नतीजे ये हैं कि अगर एलपीआर डीपीआर को रशिया का हिस्सा बनाने के बाद भी युद्ध विराम की घोषणा पुतिन कर देता है, तो ये पुतिन की एक और बड़ी जीत मानी जाएगी अमेरिका के ख़िलाफ़, नाटो के ख़िलाफ़। यानी तमाम दुनिया मिलके यूक्रेन की मदद नहीं कर सकी और रशिया ने अपना झंडा गाड़ दिया और एक ध्रुवी जो दुनिया चल रही थी उसे समझा दिया कि एक ध्रुवी दुनिया नहीं है। रशिया अपने आप में एक ताकत है जिसे अमेरिका के साथ तमाम दुनिया मिलकर चुनौती देने में नाकाम रही है। ये कड़वी सच्चाई है, बहुत कड़वी लगेगी, मगर इसे मेरे ख्याल से तस्लीम करने के अलावा आपके पास भी कोई रास्ता नहीं होगा। तो रेफरेंडम होने जा रहा है, प्लस काला सागर में और दूसरी जगहों पर पूरी तरह से पुतिन जो है वो अपनी तैनाती और बढ़ा रहा है और जो नए सैनिकों, तजर्बेकार सैनिकों के डिप्लॉयमेंट को अभी बढ़ाने वाला है यूक्रेन के अंदर। इसका मतलब ये होगा कि बहुत हद तक जितने इलाके को अब रशिया में मिलाएगा उसको तो मिला लेगा, उसके बावजूद भी यूक्रेन को खाली नहीं करेगा। मतलब लोगों को अगर ये लगता है या एक्सपर्ट का ये मानना है कि रशिया को कह दिया जाए कि वो युद्ध हार रहा है और एलपीआर डीपीआर, कई एक्सपर्ट जैसे इजराइल में बैठे हुए कुछ एक्सपर्ट हैं, पश्चिमी कॉलमकार हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े अखबार हैं, आपके जहन में भी वो बहुत बड़े अखबार होते हैं, उन सब के आज की तारीख में आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया ये जंग हार रहा है यूक्रेन के अंदर, वो जीत नहीं पाया, कब्ज़ा नहीं कर पाया है पूरे पे, वॉर अभी भी जारी है। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसे आपको दूसरा जो हेड के अलावा टेल का जो रुख है वो जब तक आपको नहीं दिखाई देगा तब तक मेरे ख्याल से आपको वो समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोपेगेंडा किस तरह का प्रोपेगेंडा है। मैं थोड़े से वाक़ये आपको याद दिला देता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि जितना भी मीडिया सो कॉल्ड वो टाई वाले और वो चश्मे वाले और वो बड़े बड़े टैग वैग से भी कुछ लेके घूमते हैं, मतलब ये होता है कि आप ये मान के चलें कि उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती है और वो सच बोलते भी नहीं हैं। मैं तो सच बोलूं तो मैं उनकी बुद्धि का लेवल भी जानता हूं और बुद्धि का लेवल भी इस लायक नहीं होता कि वो कुछ एनालिसिस कर सकें या विश्लेषण कर सकें। अलबत्ता दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और
क्यूरोसिटी एक तो रहती है कि जाने कि आने वाली दुनिया में क्या होने वाला है, आखिरकार किस तरफ दुनिया जाने वाली है। इसके अलावा आम जनता भी बहुत कुछ तो बदल नहीं पाती है। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो आप अफसाने सुनते हैं, उन अफसानों में क्यों सच्चाई नहीं होती, क्योंकि मैं आपको एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा या फिर पढ़ लीजिएगा, अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया, पूरे वियतनाम पर अपनी फ़ौजें उतार दी, कब्ज़ा किया, मगर वियतनाम को 10-15 साल तक, 20 साल तक वो जीत नहीं पाया, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो गोरिल्ला वार उन्होंने शुरू कर दी और जंगलों में छुप के गोरिल्ला वार के ज़रिए जो है, क्योंकि वो सामने आ नहीं सकते थे, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, वो बहुत कमज़ोर थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने अमेरिकन फ़ौजियों से ही हथियार वसूलने शुरू कर दिए और वो फिर गोरिल्ला वार में उस हद तक अमेरिका को टारगेट किया कि ताइवान छोड़ के, माफ़ कीजिएगा, वियतनाम छोड़ के भागना पड़ा। लेटेस्ट सूरत हाल आपने देखा होगा कि मैं इसमें एक वाक़या आपको और बता देता हूँ अफ़गानिस्तान का, जो कि मेरे ख्याल से आपके सामने हुआ होगा। अफ़गानिस्तान पर अचानक पूरे अमेरिका सहित बाकी के 34 मुल्कों ने आके हमला बोल दिया। उसमें जो है तमाम नाटो के मेंबर तुर्की से ही शामिल थे, सब ने हमला किया। हमला करने के बाद जो है उस पर एक कब्ज़ा कर लिया, वहाँ की सरकार को दरम बरम कर दिया, मगर 20 साल तक तालिबान लड़ते रहे, हमले करते रहे, अमेरिकन जहाज़ों को भी गिराते रहे, अमेरिकन फ़ौजियों को भी मारते रहे और ये लड़ाई लगातार चलती रही। अब इस मसले को आपको समझने की ज़रूरत इस एंगल से है कि यूक्रेन पर 48 घंटों के अंदर कंट्रोल कर लिया गया था रशिया द्वारा, और रशिया, मैंने पहले युद्ध शुरू होने से पहले मैंने ये बात कही थी कि जेलेंस्की को शायद अभी न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करने से रशिया को कोई मतलब नहीं है। जेलेंस्की नहीं तो कोई और सरबराह बनाया जाएगा, हो सकता है कि विदेश में ही किसी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए, फिर वहाँ से सरकार चलाई जाए। तो ये सब बातों को, लॉन्ग टर्म पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए धीरे धीरे जिस तरीके से अपने जो इरादे थे या मिशन था उसको एग्जीक्यूट करते हुए पुतिन ने इसको बनाए रखा। अब जिस तरीके से गोरिल्ला वार में, यानी कि अफ़गानिस्तान, तालिबान के पास भी कहीं से हथियार आते थे, उनको हथियार मिलते रहे, वो लड़ते रहे, जो है अपना 20 साल तक उन्होंने इस युद्ध को लड़ा और आखिरकार वो अब सत्ता में है। देखिए, वो अलग मसला है कि वो सत्ता में है। ये बात, ये ऑपरेशन, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे इस वक्त के सीरिया के हालात आप देख सकते हैं कि तमाम दुनिया के षड्यंत्र ने वहाँ मिलिशिया को पैदा किया, ISIS को पैदा किया, उसके बाद पूरे दुनिया पे कब्ज़ा करने की बात करने वाले लोगों ने कई देशों पे ISIS का कब्ज़ा भी करवा दिया उनको। इजराइल समेत तमाम ये देश जो है सपोर्ट कर रहे थे। बशारुल असद जो है वो 10% सीरिया में अपना कब्ज़ा रख पाया था। वो अपना जो सदारत थी वो सिर्फ दमिश्क तक रह गई थी, पूरा सीरिया कब्ज़े में चला गया था, चाहे ISIS हो, दूसरे मिलिशिया हो या अमेरिका हो। फिर वहाँ पर रूस की एंट्री होती है, रूस आता है बशारुल असद की सत्ता को बचाने के लिए। आज पूरी लगभग सीरिया पर जो है वो कब्ज़ा है किसका? बशारुल असद का। यानी ये तमाम देश मिलके बशारुल असद को सत्ता से नहीं हटा सके, सीरिया पर जिन एलिमेंट का कब्ज़ा करवाना चाहते थे उनका कब्ज़ा नहीं करवा सके। सबूत के तौर पे आपको एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, ये तमाम ताकतें जो यूक्रेन को मदद कर रही हैं, इससे भी ज़्यादा ताकतें उस वॉर में शामिल थी। नतीजा आपकी आंखों के सामने है, बशारुल असद अपनी सत्ता चला रहे हैं। वेनेजुएला को इसी तरह डिस्टर्ब करके ख़त्म करने की पश्चिमी ताकतों ने कोशिश की, जिसे रशिया ने एक हद तक बचाया। बचाने के बाद जो है आज भी वेनेजुएला अपनी जगह पर मौजूद है। यूक्रेन को उसी तरीके से जिस तरह रूस ने वेनेजुएला, सीरिया को बचाया, उसी तरीके से यूक्रेन को बचाने की कोशिश करने के लिए पश्चिमी जगत इकट्ठा हुए, बचाने पहुंच चुके हैं, बचा नहीं पाएंगे। पहले क्रीमिया इनके हाथों से ले लिया गया, अब डॉनबास इनके हाथों से ले लिया जाएगा, इनकी आंखों के सामने ले लिया जाएगा, क्योंकि रशिया की रणनीति कंक्रीट और कंप्लीट है। पिछले 12 से 14 सालों में जब भी मैंने विदेश नीति पर
या फिर मैंने जियोपॉलिटिक्स पर जो भी बातें की हैं, चाहे वो लिखी हैं अखबारों में या फिर मैं अपने प्रोग्राम्स में वो बातें कहता रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो इस वक्त मौजूद भी नहीं है पुराने, वो तमाम बातें दुनिया में आगे चल के जो एग्जीक्यूट होती रही हैं वो उस विश्लेषण का नतीजा थी कि मैं जानता था कि ये बात अगर मैं भी जानता हूँ तो इसको रशिया भी जानता है, पुतिन भी जानते हैं और तमाम दुनिया तो जो प्लान कर रहे हैं वो जानते हैं, मैं भी जानता हूं तो फिर पुतिन भी जानता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर कोई जानता है तो इतनी आसानी से, अगर आपको पता है कि बिल्ली घर में घुसने वाली है तो आपके पास दूध रखा है, आप यकीनी तौर पर इंतज़ाम करते हैं कि आप उस बिल्ली को दूध नहीं पीने देंगे। बिल्ली चाहे जितनी चतुर हो, जितनी खूंखार हो, जितने पंजे वाली हो, जितने बड़े दांत लेके आए, कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि दूध पीने बिल्ली निकल चुकी है, इस दरवाजे से आएगी, आप हर दरवाजे पे अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। वही पुतिन ने कर रखा है, किया है। जहाँ तक हार के प्रोपेगेंडे और जीत के प्रोपेगेंडे की बातें हैं, ये प्रोपेगेंडे आप सुनते रहेंगे। ज़मीनी हकीकत आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका नहीं है, सीरिया में अमेरिका रशिया के साथ एक पैक्ट है, उसके तहत ऑपरेशन ज़रूर कर रहा है, मगर अमेरिका का कोई बिसात जो है वो कुछ तेल के कुओं पे तेल की लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे अभी जो हालात बदल रहे हैं, पुतिन का और रजब तैयब एर्दोगान का नज़दीक आना, उनकी नीतियों का आपस में मैच करना और अगली दुनिया में जो अभी आने वाले हालात, अभी जो आप ये देख रहे हैं किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के अंदर, अज़रबैजान और आर्मीनिया के अंदर और तमाम देशों में कहीं पर जनता उबल रही है, तो कोई नकाब फेंक रहा है, तो कोई बाल काट रहा है, तो कोई ये जो एक गहमा गहमी का माहौल पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए जो चलाया जा रहा है, इसको एजेंसियां कैसे चलाती हैं, कैसे एग्जीक्यूट करती हैं, अगले प्रोग्राम में ये बताने की मैं कोशिश करूँगा और उनके मकासद बताने की भी कोशिश करूँगा कि आगे ये एग्जीक्यूट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे और अगली दुनिया को लीड करने के लिए कौन कौन से लोग क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि इसका शायद मेरे ख्याल से वक्त पूरा होने वाला है। तो मैं यहाँ दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना ऐलान आज अमेरिका की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, रशिया की तरफ से किया गया है कि उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा फ़ौजें जो हैं वो यूक्रेन ने अपनी खो दी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रशियन फ़ौजों ने उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, और उन्होंने भी संभल के शब्द इस्तेमाल किया है। देखिए, दूसरी बात, विदेशी लड़ाके भी वहाँ मारे गए हैं। इस वक्त सूरत हाल दुनिया की ये है कड़वी कि एनर्जी क्राइसिस दुनिया में बहुत बुरी तरह से छाए हुए हैं। ताइवान की चर्चा करते करते ये भी कर लें कि उस एनर्जी का फ़ायदा उठाते हुए जिसमें इकोनॉमी गिर रही है, ब्रिटेन की भी और बहुत एक्सपर्ट का ये मानना है कि इसकी रिकवरी आसानी से नहीं हो पाएगी जब तक एनर्जी की पूर्ति न की जाए, और इस एनर्जी की पूर्ति पर भी मोटे मुनाफा कमाने का एक और चोर रास्ता निकाला है पुतिन ने और शी जिनपिंग ने मिलकर। तो पुतिन ने जो मिलकर, शी जिनपिंग ने मिलकर, एक अपडेट आपको ये करता हूँ कि एनर्जी, एलएनजी, ये तमाम चीज़ें रशिया से 3 गुना ज़्यादा बढ़ाकर इस वक्त चाइना मंगा रहा है। इसीलिए चाइना, रशिया अब सस्ते दाम पर किसी को एग्रीमेंट करे ये ज़रूरी नहीं है। चीन के साथ एग्रीमेंट से उसको ये फ़ायदा हो रहा है कि चीन को आज़ादी दी गई है पशे पर्दा या सरे पर्दा, कि आप पूरी दुनिया में जिसको एलएनजी की ज़रूरत हो, गैस की ज़रूरत हो, तेल की ज़रूरत हो, चाइना के थ्रू उसकी सप्लाई की जाए, चाहे वो यूरोप तक जाए या अफ्रीका तक जाए या एशिया तक जाए, वो जहाँ जाए, यानी तमाम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर की तरह चाइना अब रशिया से भारी मात्रा में एलएनजी और तेल खरीद रहा है, और उसको अब दुनिया को सर्दी शुरू होने वाली है, जब ज़रूरत पड़ेगी इन क्राइसिस में वो सप्लाई करेगा। यानी यूरो, डॉलर और दुनिया की तमाम करेंसीज़ में जो कन्वर्ट होके भी एलएनजी और मतलब टोटल एनर्जी सोर्सेज से जो पैसा जमा होगा, ये पैसा वाया चीन अब रशिया पहुंचेगा। यानी एक तरह से मुश्तरका खाते बनाने की जो एक और कोशिश की गई है, जिसमें अगले वार में शी जिनपिंग और पुतिन इस पूरे गेम के ज़रिए करेंसी पर आखिरी वार करेंगे, जिससे आपको डॉलर ज़मीन दोज़ होता हुआ नज़र आएगा।
मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बात यह है कि ताइवान का तनाव बढ़ रहा है। ताइवान में से कनाडा और अमेरिका के जो जहाज़ हैं वो गुजरे हैं, जंगी जहाज़। इस पर चाइना ने अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। चाइना ताइवान में दखलंदाजी उस लेवल की करने नहीं देगा, ऐसा दावा चाइना की तरफ से किया जा रहा है। मगर अमेरिका और पश्चिमी जगत ये जानते हैं कि ताइवान में चाइना को फंसाना बेहद ज़रूरी है। अगर हम रूस से जीतना चाहते हैं या उसको फंसाना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था को वापस पश्चिमी जगत के कब्ज़े में लाना चाहते हैं, तो चाइना को ताइवान में युद्ध के ज़रिए उलझाना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल की सूरत हाल तो ये है। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें रह गई है, अगले ब्लॉग में ज़रूर इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।